आपका अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल गुड्डू मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग देख रहे हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट का यह पार्ट 4 है, जिसमें हम लेकर आए हैं वैसे क्वेश्चन को जो आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आप लोग के बीच कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। आप लोग को ज़रूर ऐसा लगेगा कि हाँ, जितना समय हम बर्बाद किए हैं उसमें उसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आइए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का देखिए पहला वीडियो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। देखिए, नवपाषाण युग में बहुत सारे जो पुरातात्विक स्रोत के जो वस्तुएं खोजे गए थे उनमें जो प्रमुख स्थान थे, ये जितने आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये सभी के सभी नवपाषाण युग के ही स्थान हैं। देखिए, लेकिन जो प्राचीनतम पूछेगा तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी नंबर, यानी कि जो होगा मेहरगढ़। या मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ अभी आधुनिक पाकिस्तान में है, जहाँ यहाँ से जो आपका आंसर सही होगा वह होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? तो आधुनिक पाकिस्तान में। ये जो पाकिस्तान में है, यहाँ पे आप लोग को जो पाकिस्तान में है, यहाँ पे क्या साक्ष्य मिला था? तो यहाँ पे साक्ष्य मिला था कृषि का। जो यहाँ पे साक्ष्य मिला था वह मिला था कृषि का। जो हमारे 3 ऑप्शन है, ये चिरांद कहाँ है? तो चिरांद है बिहार में। चिरांद है बिहार में, जहाँ हड्डी और औजार का अवशेष मिला था। क्या चीज़ का? हड्डी एवं औजार मिला था। जो आपका बुर्जहोम है, ये भी नवपाषाण युग के ही स्थल है, और बुर्जहोम में आपका है जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में है। यहाँ से एक गर्तावास मिला था। क्या मिला था? एक गर्तावास मिला था। ये जो गर्तावास था, यहाँ पे चित्रित मृदभांड वस्तुएं मिलती थी। जो ये दैमाबाद है, यहाँ से क्या मिला था? तो सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल हमारा दैमाबाद ही है, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल। तो देखिए, ये हमारा क्या है? तो नवपाषाण युग के जो 4 प्रमुख जगह हैं, ये सभी के सभी है, लेकिन प्राचीनतम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वह होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या साक्ष्य मिला था? कृषि का। उम्मीद करते हैं आप लोग के चारों ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिला है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? देखिए, जो गरीबी रेखा की बात कर देगा और गरीबी की बात कर देगा, दोनों में अंतर समझिएगा। जब गरीबी रेखा की बात करता है तो उसके लिए आई थी एस तेंदुलकर समिति, जिसको फुल फॉर्म होता है सुरेश तेंदुलकर समिति। एक प्रोफेसर थे सुरेश तेंदुलकर। इन्होंने जो ये समिति गठन हुआ था 2009 में हुआ था। 2009 में हुआ था, जब यह आंकड़ा जारी कर रही थी कि भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। जो दूसरा है, देखिए, दूसरा भी हमारा क्या है? ये लकड़वाला समिति, ये भी गरीबी का ही, गरीबियों की जांच करने, लेकिन ये गरीबी का परिभाषा दिया था। क्या दिया था? गरीबी का परिभाषा। इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो समिति जो अपना रिपोर्ट दी, तो उन्होंने बताया कि गरीब वे लोग हैं जो आवश्यकतम ऊर्जाओं का उपयोग नहीं कर सकते। तो लकड़वाला समिति के अनुसार गरीब का परिभाषा क्या हुआ कि गरीब वे लोग हैं जो आवश्यकतम ऊर्जाओं का उपयोग नहीं कर सकते। देखिए, जो बाकी है दत्त समिति। ये दत्त समिति जो आई थी, दत्त समिति क्या आई थी? जो औद्योगिक लाइसेंस जांच करने, जो जितने भी इंडस्ट्री चलता है उसके पास औद्योगिक और ऑथेंटिक लाइसेंस है कि नहीं। इंडस्ट्रीज के पास, औद्योगिक के पास, यानी कि लाइसेंस है कि नहीं, इसके जांच के लिए यह कंपनी आई थी। ठीक। अब जो बात करते हैं बांचू समिति, तो बांचू समिति आई थी डायरेक्ट कर पे, यानी कि कर को लेकर आई थी। यह कर पे आधारित थी। बांचू समिति कर पे आधारित थी। इसके अलावा आप लोग को कुछ याद रखना है, जैसे कि गाइपोरिया समिति आई थी, बैंकिंग सेवा सुधार के लिए आई थी गाइपोरिया समिति। ठीक। राज्य चलैया समिति आई थी, वो भी आपके कर सुधार पे ही थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है और आपको पसंद भी आ रहा है। तो वीडियो को कंप्लीट तक देखिए, आपको ज़रूर नॉलेज मिलेगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए संयोजन अभिक्रिया का जो परिभाषा होता है, दो या दो से अधिक अभिकर्मक यानी दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में क्रिया कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि देखिए जब हम परिभाषा के अनुसार जाएं तो दो या दो से अधिक अभिकारक बिल्कुल सही है, दो या दो से अधिक उत्पादक नहीं, केवल एक उत्पाद, ये भी सही, यानी कि जो 1 और 3 होगा, 1 और 3, आपका जो आंसर सही है सी नंबर। ठीक, अब जो बात करता है यहाँ से ए भी सही है, 3 भी सही है और दो से अधिक अभिकारक भी सही है। ठीक, अब बात आता है कि इसका एग्जाम्पल, जैसे कि अगर सोडियम प्लस Cl आपस में अभिक्रिया कर NaCl का फॉर्म कर ले, NaCl को, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं जो संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्शन कर बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जो इस प्रकार के रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक हैं, कौन कौन, एक कैल्शियम है एक हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसका और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, ये सब संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है। देखिए जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी हमारा होता है वह क्या होता है, गोल होता है। इनकी जो पृथ्वी है यह क्या है, गोल होता है। इसके अंदर 3 लेयर होता है, इसके अंदर 3 लेयर होता है, ठीक है ना। इसके अंदर कितने लेयर होता है, तो कहिएगा इसके अंदर 3 लेयर होता है। अब जो बाहरी लेयर है ना, जो बाहरी लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं, बाहरी लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं सियाल, SIAL। जो इससे अंदर लेयर है उसको बोलते हैं सीमा, ठीक है ना, यहाँ से M है। और जो अंदर वाला लेयर है इसको बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं, नीफे, नीफे बोलते हैं। तो सियाल का मतलब होता है जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम के द्वारा बनता है, सीमा का मतलब होता है जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनता है, और नीफे का मतलब होता है जो निकेल और फेरस से मिलकर बनता है। तो आपका जो सही आंसर है, बीच वाला पोर्शन कौन है, तो बीच वाला पोर्शन ही है। किसके द्वारा बना है, तो सीमा के द्वारा बना है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस तीनों के बारे में जानकारी मिला है। ठीक, अगला कह रहा है कि भूगोल में गल्फ स्ट्रीम। देखिए गल्फ स्ट्रीम एक नाम है और स्ट्रीम मतलब होता है ना हवा। इनकी स्ट्रीम ऐसे तो एक जहाज होता है, लेकिन स्ट्रीम का मतलब होता है हवा। तो जो समुद्री जो हवाएं हैं, जो समुद्री हवाएं हैं उसको विभाजन करने का जो 2 तरीका होता है, एक तो तापमान होता है और एक उसके बहने की जो दिशा होता है। तो तापमान के आधार पे एक तो गर्म जलधारा होता है और एक ठंडी जलधारा होता है ना। एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा दिशाओं के आधार पर एक तो हमारा समुद्र की ओर बहती है और दूसरा भूमध्य रेखा की, यानी कि एक जो जाती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और दूसरा जो आती है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है। यदि हम इसका देखें, आप लोग को यदि बताएं कि इसके बारे में, तो देखिए जो हमारे जो हमारा अर्थ है, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ से एक इक्वेटर लाइन होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है इक्वेटर लाइन, है ना। यहाँ से हो जाएगा एक इक्वेटर लाइन होता है, एक इक्वेटर लाइन होता है जो बीच से गुजरता है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऊपर वाले रेखा को जब ऊपर से, यानी कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जो हवाएं आती है और जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो हवाएं जाती है,
तो जो भूमध्य रेखा से आती है, ऊपर से नीचे आती है, उसको बोलते हैं ठंडी जलधारा। और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है तो उसको बोलते हैं गर्म जलधारा। उसको क्या बोलते हैं? गर्म जलधारा बोलते हैं। ठीक, तो जो एक बार डेफिनेशन मेरे साथ याद कीजिएगा, जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएगी, क्योंकि वो तो आ रही है ठंडी प्रदेशों से, और ठंडी प्रदेश से जो हवा आएगी वो तो ठंडी हवा होगी, और जो भूमध्य रेखा के आसपास टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, यानी कि 20 के आसपास, 15 के आसपास रहता है, तो ये गर्म हवाएं ठंडी हवाएं में जाती है, तो इसको गर्म हवा बोलते हैं। तो इसी को हम लोग तापमान के आधार पर 2 प्रकार के बांटे हैं। जैसे कि ये गल्फ स्ट्रीम है, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जैसे कि अब कुछ प्रमुख होते हैं, जैसे कि महासागर हो गए। ये गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की यह गर्म हवा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म हवा है। तो यहाँ से आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ए नंबर, कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का गर्म हवा है। अब जो देखिए, इसके अलावा आप लोग को और बता देते हैं, एक हिंद महासागर के अग्लुहास जलधारा होता है, जो ठंडी और स्थिर होता है। इसके अलावा आप लोग को जो ठंडी हालधारा में आप लोगों ने सुना होगा हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा वो क्या होता है? तो वह होता है ठंडी जलधारा। आप लोगों ने एल नीनो जलधारा सुना होगा। एल नीनो जलधारा क्या होता है? तो गर्म जलधारा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ए नंबर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा डेफिनेशन, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर या ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से करें, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो आपका इसका आंसर कौन था? ए नंबर था। आगे देखिए, चमगादड़, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है। तो जो चमगादड़ होता है, आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं कि आपका कितना सही है कितना नहीं, या कौन नंबर सही है। ठीक, यहाँ से देखिए, क्योंकि टाइम के अभाव के कारण हम तुरंत अपना डिस्कस शुरू कर देते हैं। जो चमगादड़ होता है एक अल्ट्रावेव प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वह पराश्रव्य ध्वनियों